जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक़्त पहला पिछले में हम देखे थे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, उसकी कंटिन्यूटी और यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंस उसकी, पॉइंट वाइज़ कन्वर्जेंस और यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंस। अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मसला लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के साथ ये है कि कई दफ़ा हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस होता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस होते हैं, सीक्वेंस कॉन्टिन्यूअस होता है। हर सीक्वेंस की जो फंक्शन है उसकी हर वैल्यू के ऊपर वो कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है जिसको वो कन्वर्ज कर रहे होते हैं फंक्शन, जिसको वो कन्वर्ज कर रहा होता है हमारा सीक्वेंस, वो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। सिमिलरली कई बार कॉन्टिन्यूअस होता है डिफरेंशिएबल सीक्वेंस होता है, लेकिन जिसको कन्वर्ज कर रहा होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता या इंटीग्रेबल नहीं होता। ठीक, तो हम तीनों प्रॉपर्टीज को जरा चेक करते हैं, देखते हैं, और इसको हम कहते हैं इंटरचेंज लिमिट। ठीक है, इसको हम इंटरचेंजिंग ऑफ लिमिट कहते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगा, मैं उसके अंदर समझाऊंगा कि ये देखें, ये वाला फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, इसकी हर पॉइंट के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जिसको ये कन्वर्ज कर रहा है वो खुद कॉन्टिन्यूअस नहीं है किसी एक पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये एग्जाम्पल हमने पीछे भी किया, जी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन हमारे पास, ऑफ कोर्स अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो मेरे पास जो फंक्शन बनता है वो x बनता है, वो कॉन्टिन्यूस है। फिर एक्स स्क्र बनता है, वो कॉन्टिन्यूस है। फिर एक्स क्यूब बनता है, वो कॉन्टिन्यूस है। फिर एक्स की पावर 4 बनता है, ये कॉन्टिन्यूस है। ये तमाम फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। ठीक, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ, लेकिन ये जब कन्वर्ज करते हैं, ये कन्वर्ज करते हैं इस फंक्शन को, इसी को देखें, क्लोज इंटरवल है ए, हमारे पास 0 से लेकर 1 तक हमारे पास इंटरवल है। इस इंटरवल के अंदर जब वो हम 0 पुट करते हैं या x की वैल्यू 1 से छोटी होती है, ठीक है, 0 या x की वैल्यू 1 से छोटी होती है, और x की वैल्यू जब भी 1 से छोटी होगी तो उसकी पावर n टेंड्स टू इंफिनिटी, 0 को अप्रोच कर जाएगी। ठीक, लेकिन जब हम इसके अंदर 1 पुट करते हैं तो 1,1,1 तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस हमारे पास 1 का जनरेट होगा और वो कन्वर्ज करेगा 1 को। ये एग्जांपल हमने पीछे की है, एग्जांपल नंबर 2 थी हमारे पास, उसको रिविजिट भी हमने 2 बार किया। सो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये हमारे पास, ये हर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। ये पूरा सीक्वेंस के अंदर जितने भी फंक्शन हमारे पास इसके जनरेट होते हैं वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये कन्वर्ज कर रहा है जी को। जी को अगर हम देखें तो जी हमारे पास 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है, जबकि सीक्वेंस जी एन हमारे पास 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। अगर हम कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 जी एन, तो क्या हुआ, 1 की पावर n जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा। सही, अच्छा अब इसको देखते हैं, जी एन एट 1 हमारे पास, इसका क्या मतलब हुआ, 1 पे, इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उसकी लिमिट भी हमारे पास 1 को अप्रोच कर रही है और सीक्वेंस की वैल्यू भी हमारे पास 1 को अप्रोच कर रही है। ऑन द अदर हैंड जिसको ये कन्वर्ज कर रहा है जी ऑफ एक्स, उसको देखते हैं, लिमिट जी हमने अप्लाई की तो वो 0 को अप्रोच कर रहे हैं, जबकि जब मैंने लिमिट एक्सटेंड टू 1 अप्लाई किया जी के ऊपर तो आंसर मेरे पास क्या हुआ, एक्सटेंड्स टू 1 है तो आंसर मेरे पास 0 आ जाता है। जबकि जबकि जी एट 1 मेरे पास 1 के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है 1 के ऊपर, जबकि सीक्वेंस हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस था 1 के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज को प्रूफ, तो फिर कहाँ पे मसला है, क्या हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए एक थ्योरम है, हम कहते हैं कि लेट हमारे पास सीक्वेंस एफ एन है, एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन सेट ए टू आर, एंड सपोज एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ठीक है, कन्वर्जेंस जरूरी नहीं है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ए। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं, लेकिन अगर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली हो जाएगा on A to a function f, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा f तक, then f is continuous on A, तो फिर f हमारे पास A के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक,
इस चीज को हम फिर प्रूफ करते हैं। हमने एक एप्सिलॉन लिया फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर है हमारे पास एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एच, हमारे पास एक एच आएगा जो कि नेचुरल नंबर होगा और वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, इसलिए एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं सिर्फ एप्सिलॉन बाय थ्री पे डिपेंड कर रहे हैं। सच दैट इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच देन एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री। ठीक, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आ रही है। अगर हमारे पास सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ को, सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ को, तो फिर हम कहते हैं कि कोई एक पॉइंट दरमियान में सी एग्जिस्ट करता है इस सेट ए में से, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट सी। अगर एफ ऑफ एक्स जो जिसको वो कन्वर्ज कर रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था, अब किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ को कन्वर्ज कर रहा है, हम कहते हैं एफ बी कॉन्टिन्यूस है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है ही, ठीक है, और वो कन्वर्ज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी कर रहा है एफ को। अब हम कह रहे हैं कि एफ बी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एफ कॉन्टिन्यूस है। एफ कॉन्टिन्यूस होगा तो कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी शुड बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो मैंने इधर अपनी तरफ से एफ एच ऑफ एक्स ऐड कर दिया, एफ एच ऑफ एक्स, इसकी वजह से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच है तो मिनिमम वैल्यू उसकी ले लेते हैं एच के ऊपर, एफ एच ऑफ एक्स मैंने ऐड किया और वही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली एफ एच ऑफ सी मैंने ऐड कर दिया और वही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये मेरे पास चार चीजें यहाँ पर जनरेट हुई। पहली हमारे पास एफ एच ऑफ एक्स माइनस एफ एच ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एच ऑफ एक्स आ गया, जो कि इस रिलेशन के थ्रू फॉर, क्योंकि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच था, तो फॉर एच एन इज इक्वल टू एच ये वाला रिलेशन हमारे पास ट्रू होगा, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाय टू आ जाएगी। सेकंड रिलेशन है हमारे पास, इसके अंदर हमने इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करके एफ एच ऑफ एक्स माइनस एफ एच ऑफ सी हमारे पास आ गया, ठीक है, ये और ये वाली वैल्यू मैंने ले ली है। फिर मेरे पास क्या आ गया, एफ एच ऑफ सी और एफ ऑफ सी मेरे पास यहाँ पे रह गया, ठीक है। ये तीन चीजें हमने इसके अंदर ऐड की हैं, तीनों को अलग अलग लिख लिया। पहले के बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ऊपर हम कह चुके हैं फॉर एन इज इक्वल टू, फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ये हमने कहा था फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एफ एक्स माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। तो वो वाला रिलेशन हम n इज इक्वल टू h के लिए कर देते हैं, तो फिर f माइनस एफ एच इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। एक्स सी चूंकि a में से बिलोंग करता है और ये बात फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c थी, यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a थी, तो c भी a में से बिलोंग करता है, देयरफॉर ये वाला रिलेशन भी हमारे पास ट्रू होगा, f ऑफ h माइनस f ऑफ c इज लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री। अब एक रिलेशन हमारे पास रह गया f ऑफ h माइनस f ऑफ h c, ठीक, ऑलरेडी ये बात हमें दी गई है कि एफ एच हमारे पास या एफ एन हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है सी के ऊपर, ठीक, थ्योरम के अंदर ये स्टेटमेंट मौजूद है। देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो फिर एक डेल्टा हमारे पास आएगा जो कि सच दैट x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, such that x minus c is less than delta, or fh minus fh minus c is less than epsilon by 2 for all x belongs to a। ठीक, तीनों चीजें हम ऊपर रिप्लेस करते हैं तो f of x is less than epsilon आ गया, सही। नेक्स्ट है हमारे पास असल में क्या है, जो हमारे पास ये एक फंक्शन है f of h, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये कन्वर्ज करता है f को, ठीक, विद द टाइम व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये हमारे पास f को कन्वर्ज करता है। सो इसके आसपास हमारे पास f ऑफ h ऑसिलेट कर रहा होता है और इसके करीब आ रहा होता है। हमने इसकी डोमेन, मैक्सिमम डोमेन क्या रिप्लेस कर दी, f प्लस एप्सिलॉन बाय थ्री और f माइनस एप्सिलॉन बाय थ्री। f ऑफ h हमारे पास हमेशा इस f प्लस एप्सिलॉन बाय थ्री और f माइनस एप्सिलॉन बाय थ्री के दरमियान में रहेगा, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस अंदाज से है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएबिलिटी की, हमने इंटीग्रेबिलिटी अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं की। इसके लिए हमारे पास जो थ्योरम है
वो कुछ इस अंदाज से है कि let j belongs to epsilon r be bounded interval and let fn be a sequence of the function on j to r. Suppose that there exists यार एक पेज मेरा ख्याल है हमारा मिसिंग है. Suppose that there exists a x naught belongs to j such that fn of x naught converges and the sequence fn of the derivative exists on j and converges uniformly on j to a function g. अब यहाँ पे हमने कहा कि j हमारे पास एक बाउंडेड इंटरवल है और fn एक सीक्वेंस है जो कि इस बाउंडेड इंटरवल के अंदर लाई करता है ऑन j. और सपोज करते हैं कि उसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट एक्स नॉट है, उस एक्स नॉट के ऊपर सीक्वेंस एफ एन हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है और वहां पे डेरिवेटिव्स का सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है और कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली टू अ सीक्वेंस जी. ठीक है, यूनिफॉर्मली सीक्वेंस जी को वो कन्वर्ज करेगा. इधर जाने से पहले मैं इसकी एक एग्जांपल भी इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल वही वाला फंक्शन जो हमने पिछले में लिया है, हमने कहा जी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन. जी, तो वही वाला एग्जांपल है हमारे पास. जी एन ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक इसको कन्वर्ज करता है. वो मैं इसके डेरिवेटिव्स का फंक्शन लेता हूँ. जी एन डैश ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1. द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इसका एग्जिस्ट करता है जबकि एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 डेरिवेटिव का सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू 1 जी का डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक, तो एक और एग्जांपल इसके साथ हम अटैच करते हैं. एज्यूम करते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी 2 की पावर माइनस के कॉज 3k x is continuous at every point. ठीक है, but has no derivative at r. एफ एन ऑफ एक्स एक सीक्वेंस है जिसके पार्शियल सम अगर हम देखते हैं, मैं इसके अंदर पुट करता हूँ. यहाँ पे जब मैंने 1 पुट किया तो ये 0 और 1 मेरे पास दो टर्म्स आ जाएंगी. f1 मेरे पास आ जाएगा cos x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय 2. f2 हमारे पास क्या जनरेट होगा, वो ये जनरेट होगा cos x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin 9x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर. अच्छा, अब ये खुद तो कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली एंड कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ सिंस एफ एन. अगर हम एफ एन माइनस एफ लें, ये हमारे पास एफ एन इसका कोई जनरेट होता है, एफ एन भी हमारे पास यही जनरेट होगा माइनस एफ, यही वाला फंक्शन हमारे पास एफ है. ये जब उसको साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा. ये फंक्शन माइनस ये वाला फंक्शन जब हम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा. ठीक, तो ये हमारे पास फंक्शन खुद तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन इसका डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करता है. कॉस का डेरिवेटिव हम जानते हैं, साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं, लेकिन जो इस फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं होता. तो हम थ्योरम के ऊपर वापस आते हैं. थ्योरम हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन कन्वर्ज करता है तो उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा. लेट हमारे पास a इज लेस देन b है और ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं. ठीक है, ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं और a हमारे पास लोअर एंड पॉइंट है और b हमारे पास हायर एंड पॉइंट है. हम कहते हैं m और n हमारे पास दो कोई भी वैल्यूज हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं. मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, f of m minus f of m at x naught
इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। ये y क्या है? y इज अ नंबर बिटवीन x एंड x नॉट। ठीक है, तो f ऑफ m के ऊपर भी मेरे पास आ गया और f ऑफ n के ऊपर भी आ गया। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो मेरे पास आ गया f ऑफ m माइनस f ऑफ n एट x, f ऑफ m माइनस f ऑफ n एट x नॉट प्लस x माइनस x नॉट f ऑफ m डैश एट y माइनस f ऑफ n डैश एट y। तो फिर दोनों तरफ मैंने मॉड अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मॉड अप्लाई कर दिया, मॉड ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एन, ये मेरे पास आ गया, दोनों तरफ मॉड आ गया। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई की, अलग अलग हो गया हमारे पास मॉड। सिंस ए और बी हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो एंड पॉइंट्स हैं, तो हमने उनको यहाँ पे जे की मैक्सिमम वैल्यूज हमने डिफाइन कर दी, वो इसके अंदर रिप्लेस कर दी बी से लेकर ए तक। सो ये मैक्सिमम वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास, तो इनका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस डेरिवेटिव इनके किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो हमने उसका नॉर्म लिया, नॉर्म ऑन द सेट जे। तो नॉर्म हमारे पास क्या आ गया? इज लेस देन एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ एन एट एक्स नॉट प्लस बी माइनस ए, और नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एम डैश माइनस एफ ऑफ एन डैश। तो कॉशी क्राइटेरिया हमने यहाँ पर अप्लाई किया और कहा कि किसी भी एफ एन हमारे पास चूंकि कन्वर्ज करता है, एफ एन हमारे पास कन्वर्जेंट है एंड एफ एन डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है जे को, ये हमारे पास गिवन है, यूनिफॉर्मली कर रहा है कन्वर्ज जे को, ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट्स हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। सो फ्रॉम दिस वन रिलेशन एफ एन हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा जे को, ठीक। द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एफ एन बाय एफ, ठीक है, since the fn are all continuous and convergent is uniform, the fn is continuous on j, तो फिर f हमारे पास j को continuous होगा। नाउ हमें एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि क्या एफ एम माइनस एफ एन हमारे पास एफ हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हम मीन वैल्यू थ्योरम एक दफा फिर इस्तेमाल करेंगे, एफ एम माइनस एफ एन हम लेते हैं और इस इंटरवल के ऊपर जिसके एंड पॉइंट सी और एक्स हमारे पास आ जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि उन सी और एक्स के दरमियान एक z हमारे पास है, मौजूद है, सच दैट एफ ऑफ एम एक्स माइनस एफ ऑफ एन एक्स माइनस सी के ऊपर ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन एट एक्स माइनस फंक्शन एट सी हमने ले लिया इज इक्वल टू एक्स माइनस सी, और इसके डेरिवेटिव्स के डेरिवेटिव एट जी। मीन वैल्यू थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन की दूसरी तरफ हमने डिवाइड कर दिया, मॉड वैल्यू अप्लाई की, मॉड वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है नॉर्म के, तो हमने वो नॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। और ये जो है हमारे पास, इस चीज को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एफ एन चूंकि हमारे पास कन्वर्ज करता है किसी भी इंटरवल जे के ऊपर, तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट एच सच दैट ये वाली चीज, अगर ये वाली चीज हमारे पास एफ का डैश हमारे पास कन्वर्ज करता है तो फिर ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगा। देयरफॉर एफ एन एक्स माइनस एफ एम सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, एफ एन एक्स माइनस एफ माइनस सी लेस देन हमारे पास क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन के, ठीक। तो इस चीज को देखते हुए हम ये लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन के हो गया, और चूंकि हमारे पास एफ एम कन्वर्ज कर रहा है एफ को, तो हम एफ एम की जगह पे एफ को रिप्लेस कर रहे हैं एफ एम माइनस एफ एक्स माइनस एफ। इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव है हमारे पास एफ डैश, और ये किसी जी डैश को कन्वर्ज, एफ एन डैश को कन्वर्ज कर रहा है, जबकि हमें शो करना है कि एफ एन डैश हमारे पास नजर क्या आ रहा है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास बन जाएगा एफ एन डैश माइनस
ये किसी g ऑफ c हमारे पास आ रहा है इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, तो इस चीज को अगर हमने शो करना है, नाउ लेट हम कहते हैं कि k हमारे पास कोई ऐसा है जो कि सुप्रीमम है h ऑफ एप्सिलॉन और n ऑफ एप्सिलॉन से। n ऑफ एप्सिलॉन हमने खुद से डिफाइन किया, हमने कहा कि एफ एन डैश हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है g ऑफ c को। ठीक है, जबकि हम ऊपर ये बात कह चुके हैं कि जो हमारे पास एफ एन डैश है, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा एफ एन डैश हमारे पास एफ डैश को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसको हमने के कह लिया। तो नजर ये आ रहा है कि इधर से एफ डैश एट के एट सी हमारे पास एग्जिस्ट करता है और उसको हमने ऊपर रिप्लेस कर दिया, ऊपर वाला इंटरवल में इसमें हमने रिप्लेस कर दिया। चूंकि एफ डैश के हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो हमने उसकी जगह पे एफ डैश के रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई किया इसको और इसको आपस में कंपेयर किया तो हमें मालूम हुआ कि एफ डैश सी माइनस जी ऑफ सी इज लेस देन, ये किस चीज के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जी। इसके अंदर मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया एफ के डेरिवेटिव को और एफ सी के डेरिवेटिव एट सी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई की। तो ये हमारे पास लेस देन 3 एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ सी हमारे पास एग्जिस्ट करता है और वो जी के इक्वल है किसी भी इंटरवल जे के। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेबिलिटी। और तो हमने अभी तक रीमान इंटीग्रल वगैरह नहीं किया हुआ, लेकिन हम इंटीग्रेबिलिटी या इंटीग्रल फिर भी यहाँ पे चेक करते हैं। कुछ मैं हिंट दे दूंगा तो जो चीज़ें इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। एफ एन हमारे पास एक फंक्शन है और उसको हमने कुछ इस अंदाज से डिफाइन किया कि एन स्क्वायर एक्स और एन स्क्वायर एक्स माइनस 2/n एट फॉर 0 से लेकर 1/n, 1/n से लेकर 2/n और 2/n से लेकर 1 तक हमने इसको 0 कंसिडर किया। अगर आप इसको चेक करें 1/n के ऊपर तो ये कॉन्टिन्यूस है, n को अप्रोच करता है, और 2/n पे चेक करें तो ये कॉन्टिन्यूस है और 0 को हमारे पास अप्रोच करता है। तो अब इसकी इंटीग्रेबिलिटी देखनी है, 0 से लेकर 1 तक मैंने एफ एन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया 0 से लेकर 1/n तक एन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट हुआ, 1/n से 2/n तक एन एक्स प्लस 2/n का इंटीग्रेट हुआ दूसरा पार्ट, और 2/n से 0 तक हमारे पास 0 की इंटीग्रेशन हमने की है। सिंप्लीफिकेशन की तो इसका आंसर मेरे पास 1 आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं फॉर n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब हमने n टेंड्स टू इंफिनिटी किया तो 1/n हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहेगा और 2/n भी हमारे पास 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा ये सारा फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा। ठीक, ये सारा फंक्शन हमारे पास 0 को अप्रोच करेगा और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि ये सारा फंक्शन हमारे पास 0 से लेकर 1 तक कंप्लीट फंक्शन हमारे पास 0 को अप्रोच करेगा और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लास्ट वैल्यू में हम एक्सटेंड हो जाएगा, लास्ट का कॉन्सेप्ट एक्सटेंड हो जाएगा जो कि 0 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे 0 कह दिया। 0 की जब मैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर, अब ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज के इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो 0 की जब इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आती, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के इंटीग्रेशन से हमारे पास आया था, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के इंटीग्रेशन से हमारे पास 1 आया था। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम एक और थ्योरम, बल्कि मैं एक और एग्जांपल इसके साथ रिलेट करता हूँ। कंसिडर करें कि हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स है, एक फंक्शन 2nx e की पावर माइनस nx स्क्वायर। ठीक, हमने कंसिडर किया 0 से लेकर 1 तक, जब मैंने इसको सीक्वेंस को इंटीग्रेट किया तो e की पावर माइनस nx स्क्वायर आ गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैंने पुट की तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई, तो 1 माइनस e की पावर माइनस n आ गई। तो h of x is equal to limit hn of x is equal to limit 2nx divided by e की पावर nx स्क्वायर। सही, तो मैं जब इसके लिए लिमिट अप्लाई करता हूँ तो
लॉपिटॉल रूल लगेगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास 0 हो जाते हैं। लॉपिटॉल रूल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें नजर आएगा कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी h हमारे पास 0 आ रहा है। 0 की इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक x तक करेंगे तो इसका आंसर भी मेरे पास 0 आएगा, जबकि ओरिजिनल का आंसर 1 माइनस ई की पावर माइनस n आ रहा था। सो फिर ये क्या मसला है और कहाँ पर हम इसका हल निकाल सकते हैं? तो एक दफा फिर वही कि अगर फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा तो हमारे पास सीक्वेंस की इंटीग्रल और उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का इंटीग्रल और फंक्शन जिसको वो कन्वर्ट कर रहा है उसका इंटीग्रल हमारे पास इक्वल होगा। लेट एफ एन हमारे पास सीक्वेंस है, बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इन आर। आर रीमान इंटीग्रल कहलाता है। रीमान इंटीग्रल ए से लेकर बी तक इसका एग्जिस्ट करता है। एंड सपोज दैट एफ कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ए टू बी टू एफ, देन हम कहते हैं कि एफ हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है एंड इंटीग्रल ए से लेकर बी तक एफ इज इक्वल टू लिमिट ए से लेकर बी तक एफ एन होल्ड करती है। ठीक, कुछ चीजें इसके अंदर बताने वाली हैं। सबसे पहले रीमान इंटीग्रल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और पार्टीशंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है वो ए से लेकर बी, जैसे केस के अंदर हमारे पास इंटरवल दिया है जिसको हम छोटी छोटी पार्टीशंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हम एक सेट ऑफ पार्टीशन जनरेट करते हैं पी विच इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन, और 0 से एक्स ए से लेकर एक्स वन तक हमने एक इंटरवल बना लिया, x1 से लेकर x2 तक, x2 से लेकर x3 तक, xn माइनस 1 से लेकर xn तक हमने इंटरवल यहाँ पर जनरेट कर लिया। फर्दर तो इन चीजों को हम कहते हैं पार्टीशन या सब इंटरवल। ठीक है, पार्टीशन हमारे पास क्या कहलाएगी, x नॉट x1 से लेकर i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। फिर हम टैग्ड पार्टीशन की बात करते हैं। टैग्ड पार्टीशन में हमने हर सेट के अंदर, हर सब इंटरवल के अंदर कोई एक नंबर आइडेंटिफाई किया होता है। हम कहते हैं सब इंटरवल का मिड पॉइंट वो हमारे पास टैग है इस इंटरवल का। तो इस तरह के इंटरवल को जिसके अंदर हमने हर इंटरवल के कोई भी नंबर हमने आइडेंटिफाई किया होता है उसे हम कहते हैं टैग इंटरवल। रीमान सम क्या होता है? रीमान सम हमारे पास बेसिकली सम है किसी भी टैग इंटरवल के अंदर समीशन i से लेकर 1, समीशन 1 से लेकर n तक जो भी हमारे पास फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है मल्टीप्लाई बाय हमारे पास सब इंटरवल। ठीक है, ऑन द टैग, ये टैग है हमारे पास, टैग के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सब इंटरवल की लेंथ, इसको हम कहते हैं रीमान सम। और ये रीमान सम हमारे पास a से लेकर b तक f ऑफ x इंटीग्रल के बराबर होता है अगर n हमारे पास टेंड्स टू इंफिनिटी अप्रोच करे। ठीक है, तो ये बातें हम इससे रिलेटेड थी, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। थ्योरम की तरफ आते हैं। हम कॉची क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट h ऑफ एप्सिलॉन सच दैट m और n हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं जो कि h ऑफ एप्सिलॉन से बड़े हैं। f ऑफ m माइनस f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ m minus f of m minus f of n is less than equal to एप्सिलॉन। इसको मैंने इंटीग्रेट किया दोनों साइडों पे, इसको इंटीग्रेट a से लेकर एप्सिलॉन कांस्टेंट है a से लेकर b तक 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास b माइनस a जनरेट करेगी इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fm माइनस fn इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन b माइनस a हमारे पास जनरेट होता है। सिंस एप्सिलॉन हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू है तो फिर द सीक्वेंस a से लेकर इंफिनिटी fm इज द कॉची सीक्वेंस। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस इनफाइनाइट कॉची सीक्वेंस जनरेट हो गया। देयरफॉर कन्वर्जेस टू सम नंबर से a हमारे पास एक सेट है और सेट बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम ये शो करेंगे कि f हमारे पास रीमान सम में से
है और विल विद इंटीग्रल ए, और ए की इसकी इंटीग्रल ए को अप्रोच करता है, ठीक है। So if epsilon greater than 0 is given, then there exists a k, हम एक k ले लेते हैं, such that m is greater than equal to k of epsilon. Then fm of x minus f of x is less than epsilon. तो वो सीक्वेंस क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हम रिलेशन ले लेते हैं। एक टैग पार्टीशन हमारे पास है, इस टैग पार्टीशन के ऊपर जो रिमांड सम है वो हमने ले लिया दो फंक्शन का, एफ ऑफ एन का क्योंकि ये इंटीग्रल है, एफ ऑफ एम और एफ का मैंने रिमांड सम ले लिया 1 से लेकर एम तक। टैग पी आई के ऊपर मैंने रिमांड सम ले लिया, समीशन है, समीशन मैंने दोनों में से कॉमन ले ली। सिमिलरली एक्स आई माइनस वन मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। सो मेरे पास आ गया एफ एम लेस देन इक्वल टू वे क्वांटिटी इसलिए आई है कि ये समीशन को मैंने मॉड में से बाहर निकाल लिया, दैट इज कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और होल के ऊपर समीशन अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी सारों के ऊपर एक ही मॉड है। लेकिन अगर मैं इसको समीशन को बाहर निकाल लेता हूँ तो इसका मतलब है a प्लस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c, जैसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास होती है, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास एफ एम माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ऊपर हमने ये बात की थी। तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो मेरे पास वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि जो रिमांड सम है एफ एम ओवर अटैक पार्टीशन पी डॉट माइनस एस एफ over attack partition P is less than equal to epsilon xi minus xi minus 1. So epsilon की वैल्यू है, अगर हम i की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा, i की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा x2 minus x1, x3 minus x2, x4 minus x3, x2 और x2 मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे, x3 और x3 मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे और सो ऑन। सिर्फ जो टर्म्स हमारे पास बचेंगी वो xn माइनस x1 या x0 हमारे पास सर्वाइव करेंगे। जब हम x0 से स्टार्ट करते हैं तो x0 सर्वाइव हमारे पास करेगा। तो xn हमारे पास लास्ट टर्म है, x1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, मैं यहाँ पे p माइनस a रिप्लेस कर सकता हूँ। नाउ हम एक वैल्यू r यहाँ पर चूज करते हैं जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू k है। तो हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि a से लेकर b f ऑफ n माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एफ आर माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ आर की इंटीग्रेशन हमारे पास एफ आर की पार्शियल सम के या रीमान इंटीग्रल के इक्वल भी है, माइनस एफ एफ आर पी डॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। पी का जो नॉर्म है वो हमारे पास डेल्टा से कम है, तो फिर इन दोनों को अगर अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो पार्शियल सम या रिमांड सम है हमारे पास f का वो a को अप्रोच करता है या नहीं करता, इन दोनों ऊपर वाली रिलेशंस की मदद से हमारे पास s और मैंने इसके अंदर एफ आर वाला सम ऐड और सब्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से कर लिया और इंटीग्रल को ऐड और सब्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से कर लिया है। यहाँ पे इंटीग्रल और पार्शियल सम को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, सिंप्लीफाई करके किया तो मेरे पास 3 ट्रायंगल जनरेट हुए। 3 ट्रायंगल, इसके बारे में हम कह चुके हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, इसके बारे में हम प्रूव कर चुके हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, और ये वाला जो फर्स्ट है ये हमारे पास एप्सिलॉन इनटू बी माइनस ए से कम है। सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया एप्सिलॉन बी माइनस ए प्लस 2, इसका मतलब है कि हमारा इंटीग्रल ए से लेकर बी तक एफ इज इक्वल टू ए, ठीक है।